Hello everyone and welcome to NS Online Education. My name is Navin Kumar. Today in this video we are going to solve GATE 2023 Biotechnology क्वेश्चन पेपर और इस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले हम ये बात समझें कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस चीज को जानने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करें। तो वही हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि गेट एग्जाम में थ्री टाइप्स के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, जिसमें है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें सिर्फ एक राइट आंसर होता है। देन यू हैव मल्टीपल सेलेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा जो है ऑप्शन राइट होते हैं। एंड देन यू हैव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको कैलकुलेशन करके उसके बाद न्यूमेरिकल आंसर जो है फीड करना होता है। तो ये थ्री टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ये सिर्फ आपका या मेमोरी का टेस्ट करने का एग्जाम नहीं है, जिसमें आप सिर्फ चीजें रट के जा रहे हैं और आपको जाकर के बस ये बताना है कि ये कहाँ पर होता है वो कहाँ पर होता है। नहीं, यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग दोनों टेस्ट की जाती हैं इस एग्जाम में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना होगा, और ये जो थिंकिंग है ये आपकी डेवलप होगी थ्रू प्रैक्टिस। और इसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम गेट 2023। यू आर डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, सेंड डैश कंट्रीब्यूशंस एट द अर्लीस्ट। तो ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है इन जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। और इसमें ऑप्शन है आपके पास यू आर, योर, ओके, एंड योर एंड योर। सो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जो कि आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। सेंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द अर्लीस्ट, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें देखना होता है कि जो आपके पास गिवन डेटा है वो वर्ड किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। सो यू हैव गाइडलाइंस, और गाइडलाइन का क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हमें देखना है कि रेफरेंसेस का क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं तो आपको पता होगा, या बुक्स आपने देखे हैं तो बुक्स में भी क्या होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो रेफरेंसेस हमें बताते हैं कि आखिर वो जो इंफॉर्मेशन उस बुक में लिखी गई है वो आखिर कहाँ से ली गई है, वो उसका रेफरेंस है। ठीक है, बट रेफरेंस को प्रॉपरली लिखने का जो तरीका है, मेथड है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर वो कहाँ से लिया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो है हमारे साइटेशन, राइट। कि उस आर्टिकल को साइटेशन करना उसका, ठीक है, कि आपने गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ा और उसकी इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका रेफरेंस डालेंगे तो दैट इज आ साइटेशन। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या वो साइट है या प्लेगराइज है। ठीक है, सो यहाँ देखना नहीं है हमें, ठीक है, कोई वेबसाइट की बात नहीं हो रही है, प्लेगरिज्म नहीं चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात हो रही है रेफरेंसेस के साथ इस साइटेशन की। ठीक है, सो दिस CIT इज द करेक्ट वर्ड, ओके, जो हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो साइटेशन से आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आपको पता ही होगा कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, राइट। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे PS है 7 सेंटीमीटर, ओके, PT 4 सेंटीमीटर गिवन है, PV 5 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RS इन सेंटीमीटर, ये हमें बताना है। तो RS कहाँ पर है? आप देख सकते हैं दिस वन इज RS। तो हमें यही बताना है कि आखिर इसकी लेंथ कितनी है। ओके, अब लेंथ बताने के लिए आपको ज्योमेट्री के रूल्स वगैरह याद होने चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उससे आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो RS को बताने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल है PVS का यूज करके, क्योंकि इसमें दो साइड्स ऑलरेडी गिवन है तो आप थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं।
बट क्या आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, वो है ये वी आर। तो ये आपका एक स्मॉल पार्ट जो है ये रह जाएगा, जिसे आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम और क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो दैट मीन्स ये जो आपका पी क्यू है, ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, सो ये है हमारा पी क्यू। तो पी क्यू और ये जो आर एस है, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, ये आपको पता होगा। सो दैट मीन्स अगर हम किसी तरीके से पी क्यू को फाइंड आउट कर लें कि पी क्यू की लेंथ क्या है, तो हम बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि आर एस की लेंथ क्या है, राइट। तो पी क्यू के लिए हमें एक ट्राइंगल लेना होगा जिसमें हमें साइड्स मिल रही हों। तो इसमें हम ले सकते हैं पी क्यू एंड टी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू टी, तो पीक्यूटी में हमारे पास क्या है कि ये साइड 4 है, ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल है। तो अगर एक एंगल मुझे इसमें से कोई भी पता चल जाए, तो मैं बहुत इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स मेंशन कर देता हूं, तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, ये भी एक्स ही कहलाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि एक्स मैं यहाँ से तो इस ट्राइंगल पीक्यूटी में नहीं फाइंड आउट कर सकता, बट इन ट्राइंगल पी एस वी मैं बहुत इजीली एक्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करूंगा एक्स को, इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ऑलरेडी क्या क्या गिवन है। सो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे ये साइड गिवन है कि 5 है, ये 7 है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके मैं बहुत इजीली एंगल एक्स निकाल सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर यूज करूंगा साइन एक्स का फॉर्मूला। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमेशा ट्राइंगल, अगर आपका ये एंगल है थीटा, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सो अगर ये एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, और ये आपका एंगल है एक्स, तो इसके जो जस्ट सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूस आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है, बेस होता है जिसपे एंगल बना होता है, अदर देन हाइपोटेन्यूस, ओके। सो दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास ये जो एक्स है एंगल, इसके जो जस्ट सामने वाली साइड है वो क्या है, वो है ये 5। दैट मीन्स ये क्या है, ये है हमारे लिए परपेंडिकुलर, जो जस्ट सामने वाली होते हैं वो परपेंडिकुलर। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाई, अब हमें क्या चाहिए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 7। सो डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से हमें साइन एक्स की वैल्यू पता चल गई है। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू टी हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है, ये पी क्यू वाली साइड निकालनी है। पता क्या है हमें, हमें पता है सामने वाली साइड, सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये यानी कि यहाँ पर भी हम साइन एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है 4, ठीक है। मैं आपको एक बार और यहाँ से दिखाता हूँ, ये एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड है 4 यानी कि परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसे हम आप कंसिडर करना चाहे तो पी क्यू लिख लेते हैं। सो अब हमारे पास दोनों है कि साइन एक्स, ध्यान से देखिए, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4/pq एंड साइन एक्स इज आल्सो इक्वल्स टू 5/7। तो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि साइन एक्स की ये दो वैल्यू हो सकती है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को साथ में ले आए, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को साथ में लेकर के आता हूं, देन दिस विल बिकम 4 डिवाइडेड बाई pq equals to 5/7. If we cross multiply it, then it will become 5pq equals to 7 4 that 28, then pq will be equals to how much, 28/5, right। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि pq हमने ऑलरेडी क्या बताया, हमने बताया कि pq जो है that is equals to rs, क्योंकि pq rs के इक्वल है। सो ये आपका आर एस जो है ये भी कितना हो जाएगा, 28/5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप ये आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे।
अगर कोई और मेथड है जो आपको दिख रहा है इसमें जो और इजी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन। So this is question number 4. In 2012, June was awarded the Field Medal, which is the highest prize in mathematics. तो mathematics का highest prize इनको award किया गया था। When he was younger, he was also a poet. He did not win any medals in the International Mathematics Olympiad. He dropped out of college. Based only on the above information, which one of the following statement can be logically inferred with certainty? Certainty मतलब for sure, ठीक है कि ये तो है ही, राइट। नाउ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशन को बहुत केयरफुली रीड करें। थोड़ा सा भी आपने किसी इंफॉर्मेशन से फोकस हटाया तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत केयरफुली आप इसको रीड कीजिए और उसके बाद अपने जो खुद के जजमेंट्स हैं उनको अप्लाई मत कीजिए। जो यहाँ पर आपको गिवन है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पर फोकस कीजिए। अपने आप से जब हम कोई एजम्पशन लगाने लगेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज एवरी फील्ड मेडलिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरी फील्ड मेडलिस्ट हैज वॉन ए मेडल इन एन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये कह रहा है कि जितने भी फील्ड मेडलिस्ट हैं उन सब ने मेडल जीता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। क्या इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन है हमारे गिवन पैराग्राफ में? तो आप देख सकते हैं इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे ये सिर्फ ये मेंशन है कि उसने नहीं जीता। ही डिड नॉट विन एनी मेडल इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, कि उसने नहीं जीता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी फील्ड मेडलिस्ट हैं वो मेडल जीतते ही हैं। ऐसा तो कुछ यहाँ पे प्रूफ नहीं दिया गया साइंटिफिक इस पैराग्राफ में। सो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है एवरी वन who has dropped out of college has won field medals, कि जितने भी लोग जो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन सबने फील्ड मेडल जीत लिया। इस टाइप की भी कोई इंफॉर्मेशन हमें इस पैराग्राफ से नहीं मिलती। अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है कि पैराग्राफ में क्या मेंशन है। तो पैराग्राफ में ये मेंशन है कि इन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था, बट इसका मतलब ये यहाँ पे ये तो मेंशन नहीं है कि जितने भी ड्रॉप आउट होते हैं कॉलेज के उन सबको मेडल मिलता है, वो नहीं मेंशन है। इसका मतलब ये आपका रॉन्ग है। देन इसके बाद थर्ड आइए, ऑल फील्ड मेडलिस्ट आर पार्ट टाइम पोएट्स, ठीक है। कि जितने भी फील्ड मेडलिस्ट हैं वो पार्ट टाइम पोएट्स है। क्या इस टाइप की कोई मेंशन है? नहीं। यहाँ पर पर्सनली सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन हमें गिवन है वो एक जनरलाइज ऑडियंस की तरफ है, ठीक है। तो कि जनरल किया गया है कि जितने भी हैं एवरीवन ऑल फील्ड मेडलिस्ट, तो एक जनरल बोला गया नहीं। तो जनरल यहाँ पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती इस पैराग्राफ से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन लास्ट में ये सम फील्ड मेडलिस्ट हैव ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ मेडलिस्ट हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कॉलेज से। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक गिवन एग्जांपल हमारे पास सामने पैराग्राफ में क्या कि इन 2022 जून वाज अवॉर्डेड फील्ड मेडल, जो कि एक ड्रॉप आउट है कॉलेज के। तो वो सब में ही तो आएंगे, राइट। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसका एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करके आंसर करना है। बहुत इजीली आप इनको आंसर कर पाएंगे। कभी कभी थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, बट अगर आप इस इंफॉर्मेशन तक रहेंगे, लिमिट करेंगे अपने आप को, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर करेंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लाइन ऑफ सिमेट्री is defined as a line that divides a figure into two parts in a way such that each part is a mirror image। कि हम लाइन ऑफ सिमेट्री उसको बोलते हैं जो कि दोनों पार्ट्स को इस तरीके से डिवाइड करे कि दोनों साइड एग्जैक्टली मिरर इमेज लगे एक दूसरे के, राइट। तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनमें जो है हमें सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। लेफ्ट और राइट में बॉडी को हम डिवाइड करें तो उनमें काफी सिमेट्री हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही हैं, और स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में भी आपने सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा।
Now, the given figure consists of 16 unit square arranged as shown. In addition to the 3 black square, what is the minimum? So यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी कलर्ड ब्लैक। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट इतना विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें बताना है कि कितने स्क्वायर्स को हमें ब्लैक करना है, सो दैट यहाँ पर हमें क्या है कि जो बोथ पी क्यू एंड एम एन फॉर्म्स लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो आपके पास दो लाइन गिवन है, एक ये आपका पी क्यू है एंड द अनदर लाइन इज दिस एम एन। ये लाइंस तो हैं क्या, बट ये लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ये हमें देखना है। हमें क्या करना है, हमें अगर ये लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हमें इन्हें लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इन स्क्वायर्स को ब्लैक कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है दैट इज 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि मिनिमम 3 तो आपको एटलीस्ट ब्लैक करने ही पड़ेंगे। राइट, ये तो आप जनरल देख ही सकते हैं ऑब्जर्वेशन कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें जो लोएस्ट वैल्यू है 3, यानी कि आपको 3 तो ब्लैक करने ही है। इससे ज्यादा कितने हो सकते हैं ये हमें देखना होगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसे कंसीडर करते हैं कि आप पी क्यू को। ठीक है, सो पी क्यू मैं आपके लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पर। ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री पी क्यू। अब ये जो पी क्यू है, हमें चाहिए कि इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे। तो सिमिलर कैसे दिखाई देगा, ये जो ब्लैक है इसके पीक्यू के जो राइट हैंड साइड, अगर हम अपना राइट लें, ठीक है, तो फॉर हमारे लिए जो राइट है तो उसमें आप देखेंगे ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक है तो यहाँ पर ये वाला जो स्क्वायर है ये भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। राइट, तो मैं इसमें इस तरीके से पैटर्न फिल कर देता हूँ, तो ये हो गया इसका सिमेट्री। ठीक है, नाउ इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला स्क्वायर जो है ये ब्लैक है, सो दैट मीन्स ये वाला जो स्क्वायर है ये भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तभी तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो क्या ये अब सिमेट्रिक हो गया है, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तो ब्लैक है बट ये इस साइड ब्लैक नहीं है। तो अगर मैं इसको भी ब्लैक कर दूं, मतलब मैं तो रेड कलर का मार्कर का यूज कर रहा हूं ताकि आपको विजुअली दिखाई दे सके। राइट, तो अब आप देख सकते हैं कि 3 स्क्वायर को ब्लैक करना, यानी कि उनको शेड कर देने से जो हमारा ये जो पी क्यू है ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाता है। लाइन ऑफ सिमेट्री से मतलब है कि जो उसकी लेफ्ट और जो राइट है वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन जो कि है एम एन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पी क्यू को आपने सिमेट्रिक कर दिया तो एम एन भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब हम फोकस करेंगे किस पे, हमारी एम एन पर। ठीक है, सो ये जो हमारी एम एन है, अब हमें इसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। अब इसकी सिमेट्रिक होने के लिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला स्क्वायर ब्लैक है इस लाइन के, और तो ये वाला स्क्वायर भी क्या है, ब्लैक। अब इसका हमारा ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट में ये दोनों तो ब्लैक हैं। ओके, और एंड यहाँ पर ये है और इस साइड में ये है। बट अगर हम देखें ध्यान से कि ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पर तो आपका ब्लैक है, बट ये जो स्क्वायर है इसके साथ में कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है जो आ, इस वाले जो हमारा स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसके कॉम्प्लीमेंट्री इधर भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक हमें शेड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली ये जो हमारा स्क्वायर है ये तो यहाँ पर शेडेड है, बट ये जो इसके जस्ट इधर है लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरी तरफ वो आपका वाइट है, यानी कि इसको भी हमें क्या करना होगा, शेडेड करना होगा। आप देख सकते हैं कि एम एन भी क्या हो गई है, एम एन भी हमारी बन गई है लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये वो स्क्वायर्स है जिनको शेड करने से एम एन सिमेट्री हो जाती है। अब एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, मतलब एक बार नॉट क्रॉस चेक करने के लिए, एक बार वेरीफाई करने के लिए आप दोबारा से देखेंगे कि जो अब हमने जो न्यू जो हमारे स्क्वायर्स थे उनको जो हमने डार्क किया है तो उससे पीक्यू की सिमेट्री तो चेंज नहीं हो गई। तो आप देख सकते हैं कि पीक्यू अभी भी क्या है, सिमेट्रिक बना हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं इस सबको यहाँ से इरेज कर दूं तो मैं कंप्लीटली यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ इसको। नाउ अब आप क्लियरली देख पाएंगे कि हमें ये वो स्क्वायर्स हैं जिनको क्या करना है, शेड करना है, ताकि ये जो हमारे साइड्स हैं ये,
सो पी क्यू और एम एन इन दोनों को अगर हमें सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है तो हमें ये सारे स्क्वायर्स को शेड करना होगा। तो कितने टोटल हमने शेड कर लिए यहाँ पर? सो आप देख सकते हैं इसमें है 1 2 3 4 and 5. So that means option number C is the right answer over here. So अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप देखिए ध्यान से कि जो पी क्यू लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, दोनों साइड बिल्कुल सेम दिखाई देंगी। इसी तरीके से एम एन जो है, इनका भी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है, वो पोर्शन भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। So moving to our next question, question number 6. Human beings are one among many creatures. तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स आर वन अमंग मैनी क्रिएचर दैट इनहेबिट एन इमेजिन वर्ल्ड। ओके, तो एक इमेजिन वर्ल्ड है। इन दिस इमेजिन वर्ल्ड some creatures are cruel. Okay, if in this imagined world it is given that the statement some human beings are not cruel creatures इज फॉल्स, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड विद सर्टेनिटी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं सॉल्व करने के लिए, और आपको अपना आप अपने ऊपर बिलीव करना है कि आपको क्या लग रहा है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें क्या हो सकता है, और उसको आपको आंसर करना होगा। ओके, अदरवाइज आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी प्रैक्टिस चाहिए। और तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। ओके, तो मैं भी यहाँ पर इतना वर्स नहीं हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में, बट आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, सम ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट क्रूल क्रीचर्स। कि सम ह्यूमन बीइंग्स, तो दैट मीन्स कि ये आपके ह्यूमन बीइंग्स हो गए, राइट। और इसका कुछ पार्ट जो है, सम पोर्शन ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट क्रूएल। तो दो ये आपके हमने वेन डायग्राम बनाया है यहाँ पर। तो वेन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसका जो कुछ पार्ट है वो क्रूएल क्रिएचर नहीं है एज पर द स्टेटमेंट गिवन। बट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, उसके बाद हमें देखना है कि इसके अलावा जो है बाकी कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो लॉजिकली ट्रू हो सकते हैं। ओके, और विद सर्टेनिटी, यानी कि फॉर श्योर आपको देखना है कि फॉर श्योर बाकी कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती है। सो एक तो जस्ट इसका इनवर्स, क्योंकि अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका ट्रू क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसका हम ट्रू बनाएंगे तो दैट मीन्स इसका ट्रू होगा कि सम ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूल। क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब इसका जो जस्ट इनवर्स है कि सम ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूल, ये जो है आपका क्या हो सकता है, ये आपका ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकते हैं यहाँ पे कि सम ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूल, जो कि आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो सेकंड अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन सी में भी देखने के लिए मिल रहा है और ऑप्शन डी में भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, दैट सम ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूअल क्रीचर, जस्ट अपोजिट है। जहां पर यहाँ पे नॉट का यूज किया था और इसको फॉल्स बोला गया था, तो ट्रू स्टेटमेंट ये कब होगी, जब इसमें शायद आपका नॉट यूज ना हो। ठीक है, तो यानी कि ये आपका सेकंड। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन सी और डी में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, कि सिर्फ 1 और 2 से काम चल जाएगा या 1 2 और 3। तो दैट मीन्स कि 1 तो दोनों में ही आ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं कि 1 दोनों में आ रहा है। तो वहां पर हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि 1 वहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट में जो बच जाता है कि हमें ये देखना है कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, क्या यह ट्रू है या नहीं है, बस हमें इसे देखना है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है सम क्रीचर्स दैट आर क्रूएल आर ह्यूमन बींग्स, की कुछ जो क्रीचर जो क्रूएल हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे रिवर्स स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये इसका रिवर्स स्टेटमेंट है।
और जो हम बात करते हैं रिवर्स स्टेटमेंट की, ठीक है, तो रिवर्स स्टेटमेंट में जब हम बात करते हैं सिलोजिज्म की, जिस टाइप का एक क्वेश्चन है, उसमें देखा जाता है कि रिवर्स स्टेटमेंट में सम का जो रिवर्स है स्टेटमेंट वो भी सम वाला ही आएगा। यानी कि आपके पास है सम ए आर बी, तो आप उसका अगर रिवर्स कर सकते हैं सम बी आर ए, तो ये पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं कि सम ए आर बी, तो दैट मीन्स सम बी आर ए। तो यही यहाँ पर भी बोला गया है दैट सम ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूअल क्रीचर, उसका इनवर्स रिवर्स कर दीजिए, सो ये बन जाएगा दैट सम क्रूअल क्रीचर्स आर ह्यूमन, या सम क्रीचर दैट आर क्रूअल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको सिलोजिज्म पढ़ना होगा, उसके रूल्स को आपको समझना होगा कि इसमें दो टाइप की कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, मैं बस आपको जस्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो एक होती है आपके पास स्टेटमेंट, फिर इस स्टेटमेंट का होता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है डेफिनेट कंक्लूजन कि ये तो 100% है यानी कि विद सर्टेनिटी। एक हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और डेफिनेट मतलब कि ये तो 100% श्योरिटी है, कि ये तो होगा ही होगा। जैसे अगर हम कहें ऑल ए आर बी, कि जितने भी ए हैं वो बी हैं, तो इसमें डेफिनेट कंक्लूजन में हम सिंपली बोल सकते हैं कि दैट सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, ये डेफिनेट हो जाता है कि मतलब ये आपका 100% होगा ही होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं दैट सम ए आर बी, तो यहाँ पर डेफिनेट कंक्लूजन यही बनता है कि एक तो यही हो जाएगा दैट सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, ये डेफिनेट हो जाता है कि मतलब ये 100% ये तो श्योरिटी है कि ये ऐसा तो होना ही है। ठीक है, ऐसा होगा ही। ठीक है, तो यानी कि आप जैसे कि ये वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम को हम ये देख करके बोल सकते हैं दैट सम ह्यूमन बीइंग्स आर क्रूअल, तो हम इसे देख करके ये बोल सकते हैं दैट सम क्रूअल क्रीचर्स आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये दोनों तरफ से काम करता है। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी में हम स्टेटमेंट देख रहे हैं ऑल ए आर बी, बट डेफिनेट कंक्लूजन में या 100% श्योरिटी से हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बी आर ए, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी में हम ये लिख सकते हैं ऑल बी आर ए। तो यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं है, बट पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि ऑल बी आर ए, राइट। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है दैट सम बी आर नॉट ए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके कॉन्सेप्ट को, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। इसी तरीके से जब हम सम ए और ए आर बी की बात करते हैं तो डेफिनेट कंक्लूजन में तो ये बनते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें तो सब कुछ बन सकता है। जैसे ऑल ए आर बी बन सकता है, ऑल बी आर ए बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए, ये सारे टाइप के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, चारों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो इसे इसकी नॉलेज से आप जो है आ, आप ये देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रू जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करेंगे। कई बार जो होता है कि क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से जो है नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको यही देखना होगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से ज्यादा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और आपको उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क करना चाहिए। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो राइट ऑप्शन है वो आपको किस स्टेटमेंट पे आपको मिल रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल सैंड एंड सीमेंट, तो दो चीजें यहाँ पर, एक सैंड एंड सीमेंट आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1, राइट। देन
The cost of sand and that of cement are in the ratio 1:2. If the total cost of sand and cement to construct the wall is 1,000 rupees, then what is the cost in rupees of cement यूज। तो हमें बताना है कि सीमेंट जो यूज किया गया है उसकी कॉस्ट रुपीज में कितनी है, अगर टोटल जो स्पेंडिंग है दैट इज 1,000 रुपीज। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सैंड है और सीमेंट है, और इनका जो रेशियो है जिसमें इसको यूज किया दैट इज 3:1। तो 3:1 के रेशियो में इन्हें हमने यूज किया है। बट जो प्राइस है, प्राइस देखें तो सैंड की एक यूनिट का जो प्राइस है वो अगर 1 है, तो सीमेंट का जो है वो 2 है, यानी कि 1:2 का रेशो आता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ दैट 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट ऑफ सैंड अगर वो कितने की है, अगर वो है आपकी 1 है उसका प्राइस फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो आपका 1 यूनिट है, क्या 1 यूनिट ऑफ दिस सीमेंट इज विल बी इक्वल्स टू 2, यानी कि सीमेंट का प्राइस सैंड से दुगना है। ठीक है, दो ट्वाइस है। ओके, तो हमें बताना है कि अगर टोटल स्पेंडिंग 1,000 रुपीज है तो उसमें सीमेंट का प्राइस कितना है। तो इसमें हमें क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा सैंड और सीमेंट का रेशियो में कितना मिलाना है, 3:1 मिलाना है। ठीक है, सो दैट मीन्स हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि टोटल जो हमने उसमें मटेरियल यूज किया है दैट इज 4 यूनिट। 4 यूनिट मतलब 3 सैंड हो गया, एक सीमेंट हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 यूनिट हो गए। ठीक है, तो देखिए 3:1 रेशो कैसे आया होगा, इन्होंने डिवाइड किया होगा कि कितना मटेरियल चाहिए होता है। मान लीजिए आपका 300 ग्राम चाहिए होता है सैंड, मतलब एक एग्जांपल के लिए, और 100 किलोग्राम लिख लो, चलो ठीक है, और ये, तो इनको कैंसिल कर लेंगे तो आपका रेशो आ रहा है 3:1 का। तो दैट मीन्स टोटल यहाँ पे कितना यूज हुआ, टोटल यहाँ पे यूज हुआ 400 किलोग्राम, क्योंकि अगर 300 किलोग्राम सैंड यूज हुई है और 100 किलोग्राम सीमेंट यूज हुआ है तो टोटल कितना हो गया, 400 किलोग्राम। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड करके टोटल कंसिडर कर लेते हैं कि अगर 3 यूनिट, हम इसको ऐसे कंसिडर कीजिए कि 3 यूनिट सैंड लगा है और 1 यूनिट सीमेंट लगा है, तो टोटल कितने सीमेंट, कितना जो है लग गया मटेरियल, 4 यूनिट्स मटेरियल उसमें यूज हुआ है। ठीक है, बट जो कॉस्ट है, आपको पता है कि ये जो सैंड है उसके एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1 है, तो 3 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3:1 = 3। बट इसको साथ में एक्स भी लिख लेंगे क्योंकि ये रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, रेशो, इसलिए हम एक्स का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x। ओके, सिमिलरली यहाँ पर सीमेंट की, क्योंकि 1 यूनिट यूज हुई है और 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 2x है, तो ये हो जाएगा 1 × 2x, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2x। सो दैट मीन्स ये हमने निकाली है कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, कि सैंड की जो कॉस्ट है वो 3x है और सीमेंट की कॉस्ट 2x है। कैसे निकाली है, ये हमने निकाली है कि कितनी क्वांटिटी यूज हुई है और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिट की कॉस्ट 1x है, यहाँ पर एक यूनिट की कॉस्ट 2x है, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गया हमारा 5x, यानी कि ये हमारा टोटल खर्चा आया है। बट हमें पता है कि टोटल खर्चा हमारा 1,000 हुआ है, दैट मीन्स कि 5x इज इक्वल्स टू 1,000। अब क्योंकि 5x इक्वल्स टू 1,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 200, और अगर x की वैल्यू 200 है तो ये जो हमारा सीमेंट है जो कि कितना कंज्यूम हुआ है, 2x कंज्यूम हुआ है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 × 200 इज इक्वल्स टू 400, यानी कि ₹400 जो है वो कॉस्ट है किसकी, सीमेंट की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि सैंड की कॉस्ट कितनी है, तो सैंड आप देख सकते हैं 3x है, तो 3x से कितना हो जाएगा, 3 × 200 इज इक्वल टू 600, तो सैंड की कॉस्ट आपकी ₹600। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। आपने सिंपली देखा कि कितने यूनिट कंज्यूम हुए, फिर आपने देखा कि वो जो यूनिट हमारे कंज्यूम हुए उनका
प्राइस कितना है एक यूनिट का, क्योंकि जब तक आपको एक पेंसिल का प्राइस नहीं पता होगा तो आप बाकी का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स थी, तो एक यूनिट का प्राइस निकाल लीजिए और बाकी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल यूनिट्स पता चल जाएंगे उनकी कॉस्ट क्या है। रेशो था इसलिए हमने एक्स लगाया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसी को ही कंसिडर कर लिया कि इतना ही कंज्यूम हुआ है। इज आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। Now moving to our next question, question number 8. The World Bank has declared that it does not plan to offer new financing to Sri Lanka. Okay, तो फर्दर एड देने से मना कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने टू श्रीलंका, विच इज बैटलिंग इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन डिकेड्स। ओके, until the country has an adequate macroeconomic policy framework in place। जब तक वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में सुधार नहीं कर लेते तब तक जो है वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया उनको एड देने से। इन ए स्टेटमेंट द वर्ल्ड बैंक सेड श्रीलंका नीडेड टू अडॉप्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो वर्ल्ड बैंक उनको बोल रहा है कि भाई श्रीलंका आपको जो है कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए अपने इकोनॉमिक में, that focus on economic stabilization and tackle the root cause of its crisis. The latter has starved it of foreign exchange and led to shortage of food, fuel and medicine। इससे पहले जो उनके पास पॉलिसी थी उससे जो है उन क्राइसिस जनरेट हुआ, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कम हो गए, फूड की शॉर्टेज है, फ्यूल की शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, यानी कि पुरानी पॉलिसी वर्क नहीं कर पाई। द बैंक इज repurposing resources under existing loan to help alleviate shortage of essential items such as medicine, cooking gas, fertilizer, meal। तो बैंक कोशिश करें कि वो जो है जो essential supplies हैं आइटम्स की उनको कम ना होने दें। ओके, so based only on above passage which one of the following statement can be inferred with certainty। ठीक है, so आपको बहुत केयरफुली इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करना है, आपको बताना है कि इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे राइट है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द रूट कॉज ऑफ श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस इज दैट इट डज नॉट हैव इनफ फॉरेन एक्सचेंज, कि उनके पास इतना सफिशिएंट जो है फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। बट अगर हम बात करें क्वेश्चन में जो पैराग्राफ हमें गिवन है तो उसे देखकर कहीं भी नहीं लगता कि वर्ल्ड बैंक इस तरीके की बातें कर रहा है। वर्ल्ड बैंक तो ये कह रहा है कि उनकी जो पुरानी पॉलिसी है उसकी वजह से जो है उनका फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है और साथ साथ शॉर्टेज आ गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है द लेटर हैज स्टार्व्ड इट फॉर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। तो पुरानी पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ है, बट वर्ल्ड बैंक ये नहीं कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज कम होने की वजह से क्राइसिस आए, ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द वर्ल्ड बैंक हैज स्टेटेड दैट इट विल एडवाइज श्रीलंका गवर्नमेंट अबाउट हाउ टू टैकल रूट कॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक बताएगा कि किस तरीके से श्रीलंका गवर्नमेंट को जो है अपने रूट का जो ये जो क्राइसिस है उसको सॉल्व करना चाहिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करना चाहिए। बट हम पैराग्राफ में देखें तो वहां पर भी हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐसी कोई एडवाइस देखने के लिए नहीं मिलती, या ये कहते हुए मिल रहा है कि वर्ल्ड बैंक एडवाइस कर रहा है कि श्रीलंका को का जो मेन रूट कॉज है वो ये नहीं, उन्होंने रूट कॉज नहीं बताया है। बट वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका को अपने जो रूट कॉज है उनकी इकोनॉमिक फेलियर का, उनकी जो पॉलिसी है उस के ऊपर काम करना चाहिए, ये वो जरूर बोल रहे हैं कि काम करना चाहिए अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे। बट वो इस तरीके से अपनी तरफ से कोई सजेशन देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए और उनका मेन जो रूट कॉज है वो क्या है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर फिट नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक श्रीलंका डज नॉट येट हैव एन एडिक्वेट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये स्टेटमेंट काफी जो है मैच कर रही है जो पैराग्राफ हमें प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक यही कहना चाह रहा है उनसे कि आपकी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो अच्छा नहीं है, उसको बेटर करने की जरूरत है, आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि आपके क्या क्राइसिस है और उनको इम्प्रूव कीजिए। यानी कि वो उनको बोल रहा है श्रीलंका को कि भाई खुद आइडेंटिफाई करो
और उन रूट कॉज पे काम करके उसको सुधार करो, ठीक है, उनमें पॉलिसीज में। तो ये हमें काफी हद तक मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। बट हम एक बार फोर्थ को भी रीड करेंगे कि हो सकता है कि वो ज्यादा बेटर आइडिया दे रहा हो उसका। तो द वर्ल्ड बैंक हैज स्टेटेड दैट इट विल प्रोवाइड श्रीलंका विद एडिशनल फंड। ऐसा तो कहीं भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर कर रहा है कि दैट दे इट डज नॉट प्लान टू ऑफर न्यू फाइनेंसिंग, कि अब वो और देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो तो इस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्लोज है काफी हमारे गिवन पैराग्राफ से, ठीक है। तो इसमें मतलब अपने आप दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ, हमें क्या लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हमें देखना है कि पैराग्राफ में क्या बताया गया, बस उसी स्टेटमेंट्स से आपको जो है जस्टिफाई करना है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगा करके सिर्फ पैराग्राफ को रीड कीजिए और देखिए कि जो उसमें इंफॉर्मेशन है बस वही आपके पास है और उसी से आपको इसका आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द पॉलिनोमियल, ये आपको गिवन है, इज इक्वल टू। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, दैट मीन्स कोफिशिएंट क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसी तरीके से हमें बताना है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, राइट। उसके लिए पहले हमें इनसे सॉल्व करना होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले यूज करने होंगे। x, ये x की पावर x-1 का क्यूब होल क्यूब, और x-2 का होल क्यूब, ये दो हमें गिवन है और इनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला यूज करना होगा a माइनस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² b प्लस 3ab²। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसी को हमें यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके इनको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम x का क्यूब -1 का क्यूब, राइट, देन -3a²। a है हमारा यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा 3x², सॉरी नॉट क्यूब, स्क्वायर, एंड प्लस फिर है आपका 3ab², तो 3a हमारा ये हो जाएगा x, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, और फिर सेकंड देखिए, इसके बाद है हमारे पास ये, तो इसका भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का क्यूब -2 to the 4, 4 to the 8, एंड देन -3a² यानी कि 3 to the 6x, और 2 to the 4, 4 to the 12, तो +12x। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमें x के क्यूब को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। बट इतना लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर 4 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है सिर्फ वो ही बताना है। सो दैट मीन्स हमें ये देखना है कि इनमें से किसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, और सिर्फ उसी को ही हम कंसिडर करेंगे, बाकी हमें सबकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अगर हम देखें ये x का क्यूब है, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं मैं इस पूरे में से कि ये x की पावर 4 बन सकता है, तो इससे करूंगा तो ये x का पावर 6 हो जाएगा, तो जिसका हमें कोफिशिएंट नहीं बताना है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ करेंगे तब भी x का क्यूब रहेगा, बट इसके साथ करूंगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x है। तो कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x की पावर 4। तो एक तो ये हो गया, राइट। दूसरा इस x का क्यूब का मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस 12x के साथ, तो ये हो जाएगा, या फिर पहले हमें इसे सॉल्व कर लेना चाहिए था। नो नो सॉल्व, एक मिस्टेक मुझसे यहाँ से हुई है कि यहाँ पर ये स्क्वायर होना चाहिए था, राइट, सॉरी। तो ये स्क्वायर है, हमें इसके साथ नहीं करेंगे, सिर्फ इसी के साथ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x की पावर 4। अब ये जो 1 है इसकी किसी के साथ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x की पावर 4 नहीं बनने वाला है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। अब आते हैं इस पे -3x² पे, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूं -6x² के साथ तो हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
6 वन से 6 12, 6 3 18, 18 x की पावर 4। बस, और किसी के साथ भी करेंगे तो x की पावर 4 नहीं आने वाला है। और कोई बच गया हमारे पास? और ये हमारे पास एक 3x बचा हुआ है। 3x की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर सकता हूँ, किसके साथ? एक्स क्यूब के साथ, राइट। तो ये हो जाएगा कितना? प्लस 3x की पावर 4। तो ये हमारे पास है x की पावर 4 वाले सभी। तो अब आप देख सकते हैं तो इनका टोटल कितना आ रहा है। तो आप देखिए 12, 18 और 3। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। और प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 33, राइट। तो ये हो गया आपका 33 x की पावर 4, राइट। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमें सिर्फ ये बताना था कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है। आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इस x के क्यूब को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद भी जो आंसर आएगा उसमें भी आपको ये देखना है कि x की पावर 4 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है। तो हम सिर्फ उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करें जो जिससे x की पावर 4 आता है, और उनको ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी यूज टू टाइल completely cover by repeating a flat plane extending to infinity in all direction without leaving any empty space in between them? The copies of the shape used to tile are identical and are not allowed to overlap. इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन शेप है, सर्कल है, ऑक्टागन है, पेंटागन है, रोम्बस है, इनमें से किन शेप को हम यूज करें ताकि अगर हम उस शेप को बार बार रिपीट करते चले जाएं सभी डायरेक्शन में, तो उनके बीच में कोई स्पेस ना रहे। ठीक है। अब जैसे सर्कल है, अब मैं सर्कल को जो है हमारा जो फ्लोर है, हमारे घर का जो फ्लोर है, अगर मैं सर्कल वाली टाइल लगाऊंगा तो एक सर्कल ये लगा दिया, एक सर्कल ये लगा दिया, फिर एक सर्कल ये लगा दिया, आप देखेंगे कि अगर हम सर्कल को रिपीट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, वॉइड्स रह जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच में स्पेस रह गया है, तो ये स्पेस नहीं रहना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तो दैट मीन सर्कल तो आप यूज नहीं कर सकते। फिर ये रेगुलर ऑक्टागन है। ऑक्टा मतलब 8 साइड होंगी, पेंटा मतलब 5 साइड होंगी, तो पेंटागन इस तरीके से आ जाएगी शेप। ठीक है। अब इस पेंटागन को आपको देखना है कि इसे दोबारा से रिपीट किया जा सकता है सभी डायरेक्शन में या नहीं किया जा सकता। बट आप ट्राई करेंगे तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने फुटबॉल देखी है तो फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल में आपने देखे होंगे इसमें आपके हेक्सागन होते हैं एंड पेंटागन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ पेंटागन और सिर्फ हेक्सागन को यूज करके बॉल नहीं बनाई जा सकती। बट हेक्सागन भी होता तो भी एक बार को जो फ्लोर है वो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर फिर भी इसको कवर किया जा सकता था फ्लोर्स को, क्योंकि ये आपका हेक्सागन शेप जो है वो इस तरीके की है कि इससे पूरी फ्लोर टाइल्स को कवर किया जा सके। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई स्पेस नहीं। बट पेंटागन आप बनाएंगे तो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, बीच में कहीं ना कहीं जो है वो आपका फिट नहीं हो पाएगा पेंटागन। ठीक है। तो ये तो आपको इमेजिन करना है थोड़ा, उससे पॉसिबल है। फिर आइए यहाँ पर रोम्बस पर। रोम्बस पे ही आपका फोकस होना चाहिए। सर्कल के बाद आपको सबसे सिंपल फिगर जो है वो जो दिख रही है इसमें ऑप्शंस में, वो है रोम्बस। तो आप पहले सिंपल फिगर ट्राई कीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए। तो सिंपल फिगर में रोम्बस आता है। रोम्बस की शेप क्या है? रोम्बस स्क्वायर जैसा होता है, उसकी चारों साइड सेम होती है, बस उसमें एक एंगल होता है। अब आप देखिए, क्या आप इस फिगर को रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको हर डायरेक्शन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई स्पेस आपको नहीं बचा हुआ मिलेगा। आप जितना चाहें इसको जो है रिपीट कर सकते हैं। आप तो आप रोम्बस को जितना जिस भी डायरेक्शन रिपीट करेंगे कहीं पर भी कोई वॉइड नहीं बन रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग का यूज करना है। ठीक है। क्योंकि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कि कितना जल्दी मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ। आप चाहें, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था काफी टाइम वेस्ट हो सकता था, ठीक है, बट जो क्लेवर लोग होंगे वो उसको बहुत जल्दी आंसर करेंगे, वो पूरा सोल्व नहीं करेंगे। तो वो यही देखना चाह रहे हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट करके, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो दैट मीन्स कि आप जो है बाकी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे विद इन द टाइम। तो यही आपको ध्यान रखना है।
तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, जय हिंद।